सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर लेंगे। जैसे कि जानकारी आपको दी गई, मैं प्रोफेसर नवल किशोर शर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 2009 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी मंशा है कि हम छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच चलें। और एक संस्था है साइंस फॉर सोसाइटी, पूरे देश में है। वैशाली जिला में जो साइंस फॉर सोसाइटी है उसके हम अध्यक्ष हैं। और उस संस्था का काम है नौजवानों में, छात्रों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, वैज्ञानिक सोच पैदा करना। और इसी साइंस फॉर सोसाइटी के तहत ही हम आते हैं। नाम है संस्था का साइंस फॉर सोसाइटी। हमारे छात्र विज्ञान की बातों को पढ़ते हैं परीक्षा में अच्छा अंक ले आने के लिए। नायाब शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको उस ढंग से तैयार करते हैं कि भविष्य में अच्छा अंक ले आकर के बेहतर करें। लेकिन यह संस्था है साइंस फॉर सोसाइटी, उसी जगह बात नजदीक आ जाए, विषयवाद फॉर सोसाइटी। साइंस की बातों को आम जनता तक जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? उद्देश्य ही है इस संस्था का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप। जहाँ साइंटिफिक एटीट्यूड होगा वहाँ अंधविश्वास कम रहेगा, और जहाँ अंधविश्वास है वहाँ साइंटिफिक एटीट्यूड का अभाव है। ऐसा देखा जाता है कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों में भी अंधविश्वास पाया जाता है। इसका माने कि साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, कमी है वहाँ। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उन लोगों में भी अंधविश्वास पाया जाता है। इसका माने कि ठीक ढंग से विज्ञान की बातों को पढ़ नहीं पाए। साइंस टीचिंग का मुख्यतः दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य ही है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप। और जब हायर एजुकेशन में आप जाते हैं तब विज्ञान शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है आधुनिक आविष्कारों से मानवता को लाभान्वित करना। जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, उसमें जो आविष्कार हो रहे हैं उससे मानवता को लाभान्वित करना। लेकिन +2 तक का पूरा सिलेबस, प्राइमरी से लेकर के +2 तक का पूरा सिलेबस साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ही है। साइंटिफिक एटीट्यूड है क्या? हम आप शिक्षकों से किसी से जानना चाहेंगे, क्या आपका कंसेप्ट है इसके बारे में? कोई एक आदमी आपका समझ से साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक सोच है क्या? कोई एक आदमी बोलिए, खड़े होकर के। हो सकते सर, हो सकती है। ये है कि हम किसी भी चीज की सूक्ष्मता से अध्ययन करें। अगर कहीं से हम लोग इसी क्लास में भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर साइकिल है, साइकिल को खराब अगर होती है, उसमें अगर आवाज आ रही है तो पहले उसको हम लोग वाच करें कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे कम है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड से हमें ये रहता है कि हम किसी चीज को बहुत गौर से देखते हैं, उसके गुण अवगुण, इस चीज के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या। साइंटिफिक एटीट्यूड है विज्ञान की बातों को जिस रूप में आप पढ़ते हैं उसी रूप में आपका आचरण होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट रहे होंगे या भी कभी कभी छात्रों को बोलते होंगे, साइंस इज सिस्टमैटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज व्हिच कैन बी नोन बाय ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो मनुष्य के अनुभव और प्रयोगों द्वारा जाना जाता है। पढ़ते हैं आप, हमारे छात्र पढ़ते हैं, लेकिन क्या घर में रहने की व्यवस्था वैसा ही है? जैसे भी क्लास में आप सुसंगठित, सुव्यवस्थित बैठे रहते हैं, क्या हमारे छात्र भी घर पर जाकर के अपने किताब को, अपने वस्त्र को उसी ढंग से सुव्यवस्थित रखते हैं? नहीं रखते हैं। इसका माने की जो परिभाषा बताया गया था साइंस का, उसका आचरण नहीं है। तो विज्ञान की बातों को जिस रूप में आप पढ़ते हैं, आप शिक्षक पढ़ाएंगे बच्चों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप पढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीन है,
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कुछ ग्रहण हो जाता है। लेकिन आज भी जो पढ़ाते हैं उन लोगों में भी यह सोच है कि आज ग्रहण लगा है, अभी खाना नहीं खाना है, खाना स्नान करके बनाएंगे। पढ़े रहे हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है। जो दकियानुसी विचार समाज में है उसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। आपका साइंटिफिक एटीट्यूड फेल कर जाता है। आप सब पढ़ाते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में कि आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन से बीमारी हो जाती है, आप अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आज भी खास करके आप महिलाओं शिक्षाओं से हमारा आग्रह होगा, इस पर ध्यान दें। आज भी आज एकादशी है, वो भी उपवास करेंगे। कल दूसरे दिन कहीं तीज आ गया, वो भी उपवास करेंगे। तीसरा दिन फिर कोई शाही लगातार अवधि आ गया, उस दिन भी उपवास करेंगे। और शाम तक दवा की जरूरत पड़ जाएगी तो पिटलाएंगे। तो पढ़ते पढ़ाते हैं क्या, और हमारी सोच वैसा नहीं हो पाता है। अभी देखते होंगे दिल्ली में और इवेंट की बात होती है, पर्यावरण प्रदूषण। छात्र पर्यावरण पर भाषण देते हैं, लेख लिखते हैं, आप छात्रों को बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपका तो उम्र अधिक है, उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी ऐसी गलती होती होगी आपसे। निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे उसमें जो दिवाली के दिन छत पर चढ़कर पटाखा छोड़ते। आपका उम्र अधिक है, उम्मीद कम है आपसे कि गलती हो। छात्र रहते हैं उससे ज़्यादा गलती होने की संभावना है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर हम भाषण देंगे, लेख लिखवाएंगे और खुद पटाखा लेकर के छत पर खड़े हो जाएंगे। पर्यावरण, उस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं जिसमें हमको रहना है। ऐसा बेवकूफ हम लोग हैं कि अपना पैसा खर्च करके उस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं जिसमें हमको रहना है। तब पढ़ते हैं, कुछ आचरण हो जाता है, वैज्ञानिक सोच की कमी हो जाती है। यही है वैज्ञानिक सोच। जिस रूप में विज्ञान की बातों को आप पढ़े हैं, व्यवहारिक जीवन में भी सोच आपकी वैसी ही होनी चाहिए, और नहीं तो वैज्ञानिक सोच आप में नहीं है। तो क्या इतनी परिभाषा कह देने से आप में वैज्ञानिक सोच पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इतना ही होता तो हम लोग में कैसे अंधविश्वास आ जाता? वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए पूरा सिलेबस प्राथमिक से +2 तक का बना होता है। क्या है? सबसे पहले बच्चों को तार्किक बनाना है, तर्क के द्वारा। कहीं सोचे कोई घटना घट गई, उसके बारे में सोचे कि सही है कि नहीं है। सही है तब उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं सही है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। देखा देखी समाज में जो परंपराएं चल रही है, हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे। हम अपना दिमाग लगाएंगे, सही लगेगा तो फिर मानेंगे, नहीं सही लगेगा तो दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को तार्किक बनाना है, और इसलिए प्राथमिक से लेकर के +2 तक का पूरा साइंस का सिलेबस प्रैक्टिकल पर आधारित है। आप अभी यहाँ भाषा के ट्रेनिंग संबोधन दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आपका संबंध रहा होगा बच्चों से, या विज्ञान से थोड़ा बहुत रहा ही होगा। तो जैसे त्रिभुज की तीनों भुजा, तीसरी के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, शिक्षक के कह देने से नहीं होता है। शिक्षक पढ़ाते हैं इसलिए नहीं होता है। शिक्षक पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चों को टास्क देते हैं कि किसी भी तरह का ट्रेनिंग बनाओ, तीनों कोणों का मेजरमेंट करो, 180 डिग्री होगा। क्यों हम कराते हैं? क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर उसको सत्यापन करना है, और तब बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। त्रिभुज की 2 भुजा मिलकर तीसरी से बड़ी होती है। न्यूटन के गति का नियम आपने पढ़ा। प्रत्येक वस्तु पूर्वावस्था में रहना चाहती है जब तक कि बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। जो भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स है, सब प्रयोग और उदाहरणों पर है। और जो चीज यहाँ पढ़ाया जाता है वही दिल्ली में है, वही बम्बे में है, वही रूस में है, वही चीन और वही जापान में। यह नहीं है कि हाँ हम कुछ पढ़ाते हैं दूसरे में कुछ पढ़ाते हैं।
सब जगह वही पढ़ाई होती है। जैसे जो लोग इंटर साइंस के पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, उन लोगों को आभास होगा ऐसा यूनिट के बारे में। 1960 में, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1960 में पहले 3 ही यूनिट थे, MKS मीटर किलो सेकेंड। लेकिन 1960 में ऐसा यूनिट आया जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए। तो वह अंतर्राष्ट्रीय परिधि जो आया, ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट 1960 में दुनिया के वैज्ञानिक जुटे और सारे देशों में उसको डेवलप किया। इसलिए विज्ञान का सिलेबस जो हाजीपुर के स्कूल में है, छपरा के स्कूल में है, वही दिल्ली के स्कूल में, वही बम्बई के स्कूल में है, वही मॉस्को में है और वही वाशिंगटन में है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, बिना सोचे समझे जिसमें हम उलझ जाते हैं या फॉलो करने लगते हैं, वे ट्रेडिशन बदलते रहते हैं। हाजीपुर में कुछ है, छपरा में कुछ होगा, बम्बई में कुछ होगा, महाराष्ट्र के भागों में कुछ होगा, वे बदलते हैं क्योंकि देखा देखी ट्रेडिशन से हम ले आ रहे हैं, कहीं बहुत दिमाग उसमें नहीं लगाते। तो पहला गुण है कि बच्चों को तार्किक बनाना है और इसीलिए पूरा साइंस का सिलेबस उसी के लिए बनाया गया है। अगर हम ठीक ढंग से +2 तक के सिलेबस को पढ़ाएं, हमारे शिक्षक इस पर ध्यान रखें कि वो किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो निश्चित रूप से अंधविश्वास की कमी होगी और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगी। आपको बताते हैं 1975-76 में मुंगेर के DP यादव थे, केंद्र सरकार में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर DP यादव। उसके पहले प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल में साइंस के सिलेबस नहीं थे, 8th क्लास से शुरू होते। 1974-75 के पहले साइंस प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल में नहीं था, हाई स्कूल से प्रारंभ, लेकिन विदेशों के स्कूलों में था। तो DP यादव ने बिहार में भी यहाँ के सरकार को भी कहे कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए साइंस की पढ़ाई होना अनिवार्य है प्राथमिक विद्यालय से। तो यहाँ पर आपका पटना में सोशल संस्थान जो है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एजुकेशन वाला, बाई चांस उस समय हम भी उसमें उसी सर्विस में थे। तो 10 शिक्षकों की कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी एक था, और इसीलिए मैं जोर दे करके इन बातों पर था। वही कमेटी का यह सुझाव आया था कि प्राथमिक विद्यालय से ही विज्ञान के विषय पाठ्यक्रम में रखे जाए, क्योंकि जब विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, तो जब तक हम विज्ञान की पढ़ाई शुरू करेंगे उसके पहले ही बच्चे अंधविश्वास में लिप्त हो जाते हैं। देखा देखी सामाजिक परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, इसलिए प्राथमिक विद्यालय से ही विज्ञान का सिलेबस लागू किया जाए। हम उस कमेटी के मेंबर थे जिसने इसको रिकमेंड किया। इसलिए आज भी हम लोगों को लगता है कि क्या सोच कर सिलेबस बनाया गया था, परिणाम ऐसा आ नहीं, परिणाम नहीं आ रहा है वैसे, आज भी हम विश्वास में डूबे हुए। तो उसी समय से आपका सिलेबस में परिवर्तन हुआ और प्राथमिक विद्यालय में साइंस कह करके नहीं, लेकिन पर्यावरण के नाम पर सिलेबस में रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया। सर, उस कमेटी का नाम क्या था जो कमेटी बनी? कमेटी तो रिफॉर्म था, विज्ञान शिक्षण के रिफॉर्म के लिए कमेटी बनी थी। तो पहला उद्देश्य हुआ जो हमने कहा, विज्ञान शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है बच्चों को जो आप तार्किक बना लेंगे, तब प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति संवेदनशील। पीछे वाले दूसरा है कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति आप संवेदनशील। कौन सी घटना घट रही है सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हों चाहे नहीं हो, दिन और रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जब बच्चे इसका उत्सुक हो जाएंगे, आप शिक्षक इसके लायक उनको बना देंगे कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति तुम सोचो, संवेदनशील हो जाओ। तो जिस दिन आप पढ़ाएंगे कि पृथ्वी में दैनिक गति होती है और वार्षिक गति होती है, इसी दिन उनको याद हो जाएगा। अगर भूख पैदा कर देंगे पहले
कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति तुम संवेदनशील हो, और जिस दिन आप पढ़ाएंगे कि पृथ्वी में दैनिक गति होती है, जिसका दिन और रात होते हैं, वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, उसी दिन उनको याद हो जाएगा क्योंकि भूख पहले से रहेगा। आज जब भूख नहीं रहेगा जानने का, बिना भूख के आप खाएंगे तो वॉमिटिंग होता है, वैसे ही जब छात्रों में आप भूख पैदा नहीं करेंगे जानने की, तो निश्चित रूप से आप जो पढ़ाएंगे वो नहीं सुनेंगे। पीछे बैठने वाले लड़के ऊँचे रहेंगे कि आप बोर्ड की ओर होंगे तो पीछे कमरे से निकल जाएंगे। इसलिए सबसे पहला हम शिक्षकों का काम है बच्चों में भूख पैदा, जानने की भूख पैदा करें। और तीसरा गुण छात्रों में हम डेवलप करेंगे वैज्ञानिकों की जीवनी में रुचि। बड़े बड़े जो लोग हुए हैं दुनिया में महापुरुष, तो उनकी जीवनी में रुचि, उनके त्याग को देखें, किस परिस्थिति में उन लोगों ने कौन सा काम किया। आप में से बहुत से लोग परिचित होंगे, मैडम क्यूरी का नाम सुने होंगे। क्या हाथ उठे? मैडम क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार में आए, नोबेल पुरस्कार की विजेता बनी। हाँ, दोनों पियरे क्यूरी और मैडम पियरे क्यूरी के नाम पर ही मैडम क्यूरी हो गई। तो मैडम क्यूरी पोलैंड की रहने वाली थी, उस समय पोलैंड रूस का था, और उनकी माता का शुरू में ही जब 9 साल की ही थी तो माँ का देहांत। पिताजी किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, मैनेजमेंट से डिफरेंस होने के कारण उनको भी हटा दिया गया, और एक छोटी बहन थी उसका भी ध्यान किया था। माने बहुत विकट स्थिति में वो परिवार था, लेकिन पढ़ने में शुरू से ही, प्रारंभ से ही मैडम क्यूरी एक तरह थी। तो एक बड़ी बहन उनसे जो बड़ी थी 5-6 साल पहले, बड़ी वही तेज तरार थी, उनको मेडिकल साइंस पढ़ने, डॉक्टर बनने की इच्छा थी, और परिवार था गरीब, वह भार वहन नहीं कर सकता था। तो मैडम क्यूरी मेड सर्वेंट का काम करने लगी। कुछ घरों में मैनेजमेंट का काम, कुछ घरों में दाई का काम करके इतना पैसा उपार्जित कर रही थी कि अपनी बड़ी बहन को स्विट्जरलैंड में डॉक्टर बना। और जब उसकी बड़ी बहन स्विट्जरलैंड में डॉक्टर बन गई तो यह भी स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर गई। शुरू में बहन के साथ रहने लगी, लेकिन उनको लगा कि पढ़ाई लिखाई में हमारा बाधा हो रहा है परिवार में रहने से, तो बाहर में चली गई और इंटरेस्ट रखने लगी। बाद में चल करके वह रिसर्च से जुटी, पियरे से क्यूरी से शादी हुई, और पियरे क्यूरी से शादी के बाद एक ज्वाइंट पहले उनका आविष्कार आया पियरे क्यूरी के साथ। 1903 में पहले पियरे क्यूरी के साथ उनका आया। बहुत लोगों ने कहा कि पियरे क्यूरी के चलते ही यह भी, इसका भी रिसर्च में नाम हो गया है, लेकिन 7 साल के बाद रेडियम पर फिजिक्स में क्यूरी को अलग से नोबेल पुरस्कार की विजेता बनी। जो दुनिया में किसी किसी साइंटिस्ट को, किसी किसी वैज्ञानिक को पुरस्कार मिलता है, तो इतनी गरीब घर की छात्रा वहां तक पहुंचे। तो इन जीवनी को हम बच्चों के बीच रखेंगे ताकि वे किसी भी पारिवारिक परिवेश से आते हों, उनके परिवार के रहने सहने का, पढ़ाने लिखाने का आर्थिक स्थिति हो जाए नहीं हो, लेकिन मेहनत करने की क्षमता अगर हम डेवलप कर देंगे उन बच्चों में, तो वे भविष्य में आगे बढ़ सकते। दूसरा गुण हुआ महापुरुषों को, वैज्ञानिकों की जीवनी से हम बच्चों को परिचित कराएं। तीसरा गुण होना चाहिए और भी, हाँ तीसरा ही चाहिए। पहला गुण था तार्किक बनाना, दूसरा गुण था प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति संवेदनशील होना, और तीसरा गुण हुआ वैज्ञानिकों और महापुरुषों की जीवनी से परिचय। अब इसका परिवेश, तीनों का अगर गुण आ जाएगा तो अंतर क्या आएगा, डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों में। सबसे पहले वे तार्किक हो जाएंगे। तार्किक हो जाएंगे तो गलत रीति रिवाजों के चक्कर में जो पढ़ करके अंधविश्वास में जकड़ जाते हैं उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी।
और प्रकृति के प्रति जो संवेदनशील होंगे खुद सोचने लगेंगे। वैज्ञानिक न्यूटन ने, जो इंटर में पढ़े होंगे उनको पढ़ाया गया होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज जो हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में जा रहा है 11th क्लास में सिलेबस में ही है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप, फ्लाइंग वेव। हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, लौट के पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये कहाँ आविष्कार हुआ? सेव के बारे में। प्रकृति में जो कहा हमने कि प्रकृति के गलत पकड़ा गया था, कहा कि नहीं, पत्थर के टुकड़ा को भी हम फेंकते हैं ऊपर, भी आ जाता है नीचे, जरूर कोई बात नहीं। और वही सेव के बागीचे में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज हुई और पलायन वेग आया। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर हम फेंक देंगे, लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगी। सारे चीजें फेंकते हैं, लौट के आ जाएगी, लेकिन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, लौट के नहीं आएगी। अगर उसका आविष्कार नहीं होता तो आपका यह चंद्रयान चंद्रमा के सैर नहीं करता। यह जो अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं, विभिन्न ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ एस्केप की खोज नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। तो यह आविष्कार कहाँ हुआ? सेव के बागीचे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुने होंगे साइंस में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसी भी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी होती है। आप जिस एज के हैं, आपसे उम्मीद है कि कुआं से कभी न कभी पानी खींचे होंगे। बाल्टी जब तक पानी में डूबा रहता है, हल्का रहता है, जैसे ही पानी से बाहर निकलता है भारी हो जाता है। तो किसी भी वस्तु को जब किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी होती है, और वह कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर। ये भी कहाँ हुआ? लेबोरेटरी में हुआ? नहीं, दरवाजे पर देहात में देखा कि मरीज में कैसा होता है। लेबोरेटरी में इसकी खोज नहीं हुई। तो इसीलिए हुआ कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है, बच्चों को प्रेरित कीजिए, नई चीज खोज लेंगे। अभी तक जो चीज आ रहा है हम उसका उपभोग कर रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल आ गया। क्या आने वाली पीढ़ी कुछ नई चीज खोज करेगी पूर्वजों आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि केवल हम उपभोग करेंगे? हम उपभोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें भी कुछ देना है, हमें भी कुछ देना है। तो अगर बच्चे तार्किक हो जाएं, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में खुद भी सोचे, भूख पैदा करें जानने की। और वैज्ञानिकों की इस तरह की जीवनी की चर्चा हमने की, उसमें अब रुचि लेने लगेंगे तो कठिन परिस्थितियों में भी वे पास करके आगे बढ़। आर्किमिडीज का नाम आप सबने सुना होगा, आइंस्टीन का नाम आपने सबने सुना होगा। आइंस्टीन घर वाले को कहते थे खाने के लिए मैं नहीं पूछेगा, टेबल पर खाना रख दीजिएगा, हमको भूख लगेगी तो खा लीजिएगा। कई दिन ऐसा हुआ कि सुबह में उठे, रात का खाना नहीं खाया, सुबह में उठे, मुंह हाथ धोए, फिर काम करने में जुट गए। जब 10-11 बजे उनके परिवार वाले खाना लेकर के आए तो देखते हैं कि रात्रि का खाना टेबल पर पड़ा ही हुआ है। तो आइंस्टीन इतना बड़ा वैज्ञानिक हो गया, उसको यह याद नहीं रहा कि रात में हम खाना खाए थे कि नहीं खाए। घर वाले कहे कि रात में खाना नहीं खाए थे, कहे कि ना खाने खाए। उन्होंने कहा कि रात का खाना टेबल पर पड़ा हुआ है, आप खा कहाँ लिए? तब आइंस्टीन को यह आभास हुआ कि रात में खाना नहीं है। तो जानने की भूख थी, मिठाई रसगुल्ला की भूख नहीं थी। जानने की भूख जब पैदा हो जाती है, आप सब में भी कुछ लोग हो गए, कभी कभी उपन्यास पढ़ते होंगे प्रेमचंद सबका, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते रह जाइएगा, जब तक खत्म नहीं कीजिएगा, मन नहीं करेगा कुछ को छोड़े, जिज्ञासा पैदा हो जाती है। तो इस तरह से इन गुणों का समावेश अगर आप कर दीजिएगा बच्चों में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा कि जो गलत प्रवृत्ति डेवलप कर रहा है समाज में नहीं होगा। 4 साल पहले आप लोग पेपर से सुने होंगे, बक्सर का डीएम आत्महत्या कर दिया। बक्सर का डीएम, सबसे बड़ा जो चाह होती है कि हम आईएएस बने, आईएएस बनने के बाद कोई आत्महत्या कर लेता है,
क्या परिस्थिति है? IAS बनने के बाद आप क्या सुसाइड, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, हर नौजवान की इच्छा होती है कि वहां तक हम पहुंच जाए। तो हो रहा है समाज की परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां। हम पढ़ते पढ़ाते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी। क्या हम खुद एडॉप्ट करते हैं? क्या हम केवल किताब के पन्नों में लिखने के लिए चीज को पढ़ते हैं? नहीं, जीवन में उतारने के लिए पढ़ते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी। तो यही तो हम कर रहे हैं कि जो पढ़े हैं उसी को उतारिए, यही साइंटिफिक एटीट्यूड है, जीवन में उतारना है। तो वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं कि सामाजिक विकृति जितनी जरूरत हो हम उतने ही सामान बचे। दुकान में और मॉल में कभी आपने गौर किया है क्या अंतर है? दुकान में हम सोच के जाते हैं कि क्या खरीदना है, आप मॉल में जाने के बाद निर्णय लेते हैं कि कौन चीज से खरीदना है। तब मॉल आपके पॉकेट में से खींच लेता है। दुकान पर जाते हैं लिस्ट बना करके ये चीज लेना है, आप मॉल में दिखाई पड़ता है वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। नहीं पैसा है तो उसमें से तू दे रहेगा, तुझे 2000 दे पैसा। तो चाह सामान चाहिए आवश्यकता के अनुसार। और अब हम सबों में यह बीमारी है कि देखा देखी घर, वस्त्र और आवास हमारी आवश्यकता है। वस्त्र जाड़े के दिन में, गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में। इसमें भी एक मिडिल स्कूल में था, अभी है कि नहीं सिलेबस में, लेकिन मिडिल स्कूल में एक पढ़े थे, उनको याद है, मिडिल स्कूल किताब में था पर्यावरण और हम, उस किताब का नाम था, 10-12 साल पहले। उसमें एक था कि आप क्यों कोई कपड़ा पहनते हैं, उसके लिए वो दिया था कि इसे सूती कपड़े, वुलन कपड़े सब रख करके आप देखेंगे तो जाड़े के दिन में वुलन कपड़े हम पहनते हैं ताकि हमको मौसम से सुरक्षा मिले। घर और बस क्या है, मौसम से सुरक्षा के लिए। घर में रहते हैं मौसम से सुरक्षा के लिए, जब बाहर निकलते हैं तो कपड़े से सुरक्षा करते हैं। तो हमको घर और वस्त्र चाहिए मौसम से सुरक्षा के लिए। लेकिन आज भी अब तो देहात बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले महिलाओं को देखते थे शादी विवाह में जा रही हैं गीत गाते हुए झुंड में, तो गर्मी के दिन में है, पसीना चल रहा है, तैयो उड़न साल होती है, बढ़िया चहक धक दिखाई पड़े तो बिना सोचे समझे हम उसको भाग रहे हैं। और बक्सर के डीएम उनकी पत्नी ने बाध्य कर दिया कि आप मुझे रखिए चाहे माँ बाप, हम माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, या तो माँ बाप को घर भेज दीजिए और नहीं तो मैं दिल्ली चला अपने माँ बाप। सारी सुविधा होने के बाद भी यह कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हमारा समाज के साथ, परिवार के साथ नहीं हो सकता है, इसके चलते सुसाइड। जैसे आप छात्र को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सब बात बोलनी चाहिए, समझानी चाहिए कि जितनी जरूरत है उसी हिसाब से सामान खरीदो, उसी हिसाब से अपना रखो। और जिस समाज, जब पढ़ते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सब जगह हम लोग भाषण देते हैं, पढ़ाते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और समाज के बारे में हमारी कोई सोच नहीं है, कोई सोच नहीं है। परिवार टूटते जा रहा है। तो आखिर आज तो हम लोग जैसी सोसाइटी में है, वहाँ तो 8-10 आदमी अगल बगल में है भी। आप लोगों का जो जनरेशन है उसमें तो शायद ही मोबाइल का जो ऐसा ना आ गया है कि यहाँ से जाइएगा और मोबाइल पर उतर जाइएगा। अगल बगल में साथियों के यहाँ जाकर बैठने के आपको समय नहीं है। मोबाइल बना भी रहा है, बिगाड़ भी रहा है। ज़्यादा इसे बहुत लिप्त होने की जरूरत नहीं है। जिस उद्देश्य से ही बनाया गया उतना ही इसका उपयोग करेंगे, और नहीं तो ये ज़्यादा बर्बाद ही करना है। तो आप सुबह उल्लास जाते हैं तो अगल बगल के लोगों के बीच बैठने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है, तो जो सामाजिक अवधारणा था वो हमारा खेल रहा है।
तो हम लोग तो हैं कि 8-10 आदमी हैं जो सारे 2 घंटा एक जगह बैठते हैं। आप लोगों में शायद वो भी नहीं होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी पता नहीं होगा कहाँ जाएगा। तो इन परिस्थितियों पर गौर करते हुए अगर बच्चे तार्किक हो जाएंगे तो देश का नक्शा बनेगा। आप जान जाएंगे, आप तर्क करने लगेंगे तो आज पार्लियामेंट में वैसे 300 से अधिक संसद हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। कैसे वो पहुंच जा रहे हैं, कैसे वो पहुंच जा रहे हैं विधानसभा में, संसद में, वैसे गलत लोग कैसे पहुंच रहे हैं? इसलिए कि हम तर्क के द्वारा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। हम क्षेत्रीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर, धार्मिक उन्माद के आधार पर अपने नेता का चयन करते हैं। बहुत से वोटर हैं जो एमएलए के संसद का नाम नहीं जानता है, पूछिएगा तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वोट देंगे। तो उन लोगों का काम, अभी घटना घटी ना झारखंड में, 300 करोड़ से ज्यादा भी गिनाइए रहा है पैसा। शिक्षकों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। 2 महीना 3 महीना बैठ चलेगा पहले, 4 महीना हो गया, 15% बढ़ाना है तो फुर्सत ही पैसे नहीं है, अभाव है। यहाँ रेड हो रहा है ईडी का तो 300 करोड़ 400 करोड़ पकड़ा जाए। क्या हो रहा है? इसलिए यह जो बात हम आपसे करने आए हैं, पूरे परिवेश को बदलने की जवाबदेही हम शिक्षकों पर है। ये पूरे परिवेश जो आज जा रहा है गलत प्रवृत्ति में, ये बदलने की जवाबदेही हम शिक्षकों की लेनी होगी। ये राजनीतिज्ञों से उम्मीद करेंगे कि आपको बदल देंगे, कोई नया माहौल दे देंगे, यह उम्मीद कभी मत रखिए। इसलिए आज न कल हम शिक्षकों को खड़ा होना पड़ेगा इस माहौल को बदलने के लिए, और तभी हम खड़ा हो पाएंगे जब जिन बातों की हम चर्चा करते हैं खुद भी अपना दिमाग लगाए, तार्किक बने, राइट और रॉन्ग सोचे। नहीं तो जो ट्रेडिशन चल रहे हैं उसी को आप पालन करते रहेंगे, उसी कुरीतियों में आप लिप्त हो जाएंगे, उसी में आप लिप्त हो जाएंगे। और कुछ ऐसी चीजों में हम लिप्त हो गए हैं जो खराब लगता ही नहीं है, बल्कि उल्टे आपको लगा कि नहीं जो बता रहा है वही गलत है। जैसे सूर्य की हम उपासना करते हैं छठ में, चैत में, अभी तुरंत किए हैं। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा जो पृथ्वी पर है उसका एकमात्र स्रोत है सूर्य, वहीं से ऊर्जा मिलती है। वहीं से पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में जो आप पढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन अपने लिए रख लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों के लिए दे देते हैं। पेड़ पौधे विकसित होते हैं, उस पेड़ पौधों के जो पौधे खाने वाले हैं, फल होता है, या जो पौधे पर आश्रित होने वाले जीव जंतु हैं उसको खा करके डेवलप करते हैं। उन पशुओं को खाने वाले मांसाहारी जीव जंतु, ये सारे जो चक्र चल रहे हैं सबके जड़ में है सूर्य की ज्योति। लेकिन यह जो गीत महिलाएं द्वारा गाई जा रही है कि अंधे को आंख मिलेगा, बांधन को पुत्र मिलेगा सूर्य की उपासना करने से, यह भ्रम है, यह कदापि नहीं होगा, यह नहीं होगा। सूर्य की उपासना करें, उपवास करें। जी हाँ, आपको ऐसे भी उपवास है, महीना में 1 दिन 2 दिन आप उपवास करें डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। लेकिन देखा देखी कि वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। 1 दिन करेंगे, 2 दिन, 3 करेंगे, 3 दिन करेंगे, हमारी शारीरिक परिस्थिति जो भी हो, तो इसमें आपको गौर करने की, बदलने की जरूरत है। आप महिलाओं शिक्षकों से हमारा आग्रह है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जब विज्ञान में जो हम पढ़ाते हैं उसमें भी कुछ कमी होती है तो बराबर मॉडिफिकेशन होता है। इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं एज ए क्लियर प्रोफेशन ऑफ लाइफ, प्रकाश का देखिए तो। और जब इसमें से कोई लोग बीएससी के स्टूडेंट रहे हैं, बीएससी का, बीएससी कोई नहीं रहे, हाँ, खड़े हो जाइए। बीएससी में आपको मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो इंटर में पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं हम कि प्रकाश रेखा में गमन करता है।
जिसे परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को हम संतुष्ट वेरिफिकेशन कर पाते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पोलराइजेशन जो है इंटर के सिलेबस में भी है, पीछे जाकर के लाइट में उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। तब मॉडिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो विज्ञान की बातें में जहाँ कमी होती है वहाँ मॉडिफिकेशन होता है, सुधारा जाता है। लेकिन क्या हमारे जो धार्मिक पर्व त्यौहार है उसे मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है? क्या आंख बंद करके उसी चीज को हम फॉलो करें जो 50 साल 100 साल पहले हो रहा था? जरूरत है। आपकी जीवन शैली बदल रही है। आप विद्यालय जाएंगे 9 बजे, 5 बजे छूटेंगे, तो क्या संभव है? सीएल आपका लिमिट है, क्या संभव है कि सारे पर्व त्यौहार को आप करें? अगर करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए आपको जीवन शैली आपको बदलनी होगी। इसलिए आप महिलाओं शिक्षाओं से हमारा आग्रह है, इन चीजों पर गौर करेंगे, अपने लिए भी और समाज के लिए। आप सोचें, हमारा एक ही लाइन हम कर रहे हैं कि हर चीज पर सोचें क्या राइट है क्या रॉन्ग। अगर सही लगता है तो मानिए, मैं भी जब बात कर रहा हूं उसको रिकॉर्ड कीजिए। अगर लगता है सही तो मानिए, नहीं सही लगता है उसको रिजेक्ट कीजिए। क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं समाज में जो भाषण दे रहे हैं, कुरीतियां फैला रहे हैं। विज्ञान वाले जब टीवी का आविष्कार किए, मोबाइल का आविष्कार किए, तो सबों के हाथों में मोबाइल बनाने के दर कहाँ दूसरे लोग सारी दुनिया में, केवल हाजीपुर छपरा और बिहार की बात नहीं है। लेकिन आज बहुत से सो कॉल्ड बाबा लोग जो हैं, वे लोग क्या करते हैं? अगर आपके पास सचमुच में कोई ज्ञान है तो उसको दीजिए। जब विज्ञान कोई चीज खोजता है तो रिसर्च पेपर में पब्लिश हो जाता है और सारे जगह वो रिसर्च पेपर तक बांट हो जाते हैं। हर दिन सारे जगह इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो अगर किसी महात्मा के पास, किसी बाबा के पास सुधार करने की कोई प्रवृत्ति है, कोई नई चीज है, दुनिया को बता दें। लेकिन होता नहीं है। वे लोग अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक बाबा के 2 चेले थे, शाम में लोग जुटे हुए थे, नाम किसी पर व्यक्तिगत रूप में नहीं कहा, वहां पर छोड़ देता। तो कहे कि ललटेन जलाओ, अंधेरा हो गया है। शिष्य लोग कहा कि बाबा क्या सब तो है नहीं, ललटेन कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि बाबा का जयकार कर करके उसमें तेल के जगह पर पानी डालो, ललटेन चलेगा। चेला लोग पानी डाल दिया, ललटेन भर गए। अजीब बात है भाई। कुछ देर के बाद ललटेन बुझ गया। लोग कहा कि बाबा तो फिर बुझ गया। कहा कि खूब कस के जयकार करो बाबा का, फिर पानी डालो। फिर घटना क्या थी उसके पीछे? नहीं, जो आप कार्बाइड जानते हैं, जिसे फल में पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड, पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होता है। एसिटिलीन गैस पैदा होता है। एसिटिलीन गैस जलता है तो रखा रहता था उसमें वही कार्बाइड। पानी डालने के बाद एसिटिलीन गैस निकलता है, वो चलता है। जब एसिटिलीन गैस खत्म हो जाता है तो भूल जाता है। तो वहां घटना यह थी, अब बाबा अपना जयकारी करवा रहे हैं कि तुम पानी डालोगे तो मेरे नाम पर जाते। अरे बाबा, आपको बताना चाहिए कि एसिटिलीन गैस बन रहा है, हम बिना किरासन तेल के भी कुछ देर जला सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां छिपाना है। जिसने टीवी का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार किया, अगर वो अभी चादर के अंदर उसको छिपा लेता और आपको कहता कि देखो हम अमेरिका से तुमको बातचीत करवा देंगे, हमारे पास एक जीन है, कितना आश्चर्य घटना होती है आपके लिए कि सचमुच जब आदमी है अमेरिका से बातचीत करवा देता है ऐसे। लेकिन नहीं, विज्ञान जो खोज करता है वह पेपर पब्लिश करता है और दुनिया के सारे कोने में पढ़ा। इसलिए जो सही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो गलत चीज है हम उसको रिजेक्ट करेंगे। यही आपसे हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और हमारी जो संस्था है साइंस फॉर सोसाइटी, साइंस की बातों को इसीलिए हम समाज में ले जाना चाहते हैं। और आप हमारे विचार को करिए। हम गांव घर में जाकर के 50-60 महिलाओं को, पुरुषों को जगह हमारे हवाले पर नहीं बैठ सकता है।
इसलिए साइंस फॉर सोसाइटी आपके थ्रू साइंस की बातों को समाज में ले जाना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम है साइंस फॉर सोसाइटी। साइंस की बातों को तो आप पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में सब चीजें पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें आम जनता तक जाए, आप हमारे विचारों के कैरियर बनेंगे और निश्चित रूप से आप में से 10% भी हमारी बातों से प्रभावित होंगे। तो आपके बीच आना मेरा 2009 में हम रिटायर हुए, लेकिन हम आपके बीच आते हैं तो मुझे जानते, यहाँ आकर के इन लोगों से हम मेहनतनामा नहीं लेते, और घर पर शायद ही कभी होंगे कि मैं कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में हम इसी तरह से छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच जाते हैं, और आपसे भी यही अनुरोध करने आए हैं कि हमारे इन विचारों को आप आगे बढ़ाएं, इन विचारों को आगे बढ़ाएंगे। आप में से कुछ लोगों को लगेगा, आप लोगों में से कुछ लोगों को कि क्या हमारे कर देने से समाज सुधर जाएगा क्या, इनके कर देने से। तो 2 मिनट की कहानी अंत में, एक जंगल में आग लगा हुआ था और चिड़िया सब वहां से भाग रही थी। एक चिड़िया बगल के जल स्रोत से, तालाब से चोट में पानी लेकर के जंगल में गिरा। लोग देख रहे थे, सब लोग हंसने लगे, कैसा बेवकूफ है इसके चोट के पानी से जंगल का आग बुझेगा। चिड़िया कहती है कि मैं भी जानती हूँ मेरे चोट के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेंगे, परंतु जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा जंगल का, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वाले में रहेगा, आग लगाने वाले में। इसलिए मैं आपके पास यह लेकर के आया हूँ, यह विचार कि आगे बढ़ाने बातों को, कुछ दूर तो आगे बढ़ पाएगा, कुछ तो हम समाज को बदल पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर हम नौजवानों में यह क्षमता हो जाएगी, हम देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। और एक न एक दिन जवाबदेही हम शिक्षकों की ही लेनी होगी। अभी आप शिक्षक हैं, के पाठक से कुछ प्रचारित भी हैं। 12 तारीख के पूरा बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक संघ के हम कार्यकारिणी के भी मेंबर हैं, बिहार विद्यालय शिक्षक संघ के सचिव भी हैं। और 12 तारीख के जमात रोड में हम लोग की मीटिंग होगी और कॉलेज शिक्षकों के साथ आपका भी जो फरमान के पाठक का है 9 से 5, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और निर्णय लिया है कि के पाठक को हटाए, के पाठक अभी जो फिनांस मिनिस्टर हैं विजय कुमार चौधरी, हमारे बहुत नजदीकी स्टूडेंट हैं, 10 साल बहुत नजदीकी। उनको हमने कहा कि आप हम पढ़ाते थे 10 बजे से 4 बजे तक, आप नहीं पढ़ते थे। तो जितने भी आपके जो सेक्रेटरी हैं IAS या मिनिस्टर हैं, वे सब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाते। आप शिक्षकों को 5 बजे तक 9 बजे से रोक सकते हैं, पढ़वा नहीं सकते हैं। पढ़ाने की एक अपनी क्षमता होती है, इसलिए हम मन से पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारी ताकत बनेंगे। जब हम समाज के बदलने की बात करेंगे तो ये स्टूडेंट ही हमारी ताकत है। इसलिए हम मन से पढ़ाएंगे, जरूर एकदम मन से पढ़ाएंगे, लेकिन गलत कामों का हम विरोध भी करेंगे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है उस चिट्ठी को वापस ले, हम लोगों ने दिया है 9.5 से 3.5। हम लोगों ने जो सजेशन दिया है 9.5 से 3.5, क्योंकि अभी जाड़े के दिन में ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है। और निश्चित रूप से के पाठक को हम लोग हटा करके ही रहेंगे, यह हमारा विद्यालय शिक्षक संघ का निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद।